हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को कुल 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी 1, 2, 3, 4 मैंने आपको ख़त्म कर दिया है। जिसमें हम कहें अगर तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो, मुगल साम्राज्य का पतन हो, नवीन राज्यों का उदय हो या मराठा संघ हो, इनको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया। और हम अब बात कर रहे हैं ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव की। ठीक है दोस्तों, इस ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव में मैंने अभी तक आप लोगों को एक तो उपनिवेशवाद के चरण को समझाया है और दूसरा हमने भू राजस्व नीति को समझाने का प्रयास किया था, जिसके अंदर हमने रैयतवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था और महलवाड़ी को समझाने का प्रयास किया था। निश्चित तौर पे अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो इसमें है, जिसका नाम है भारतीय दस्तकारी उद्योग का विन्यास। यानी भारत में दस्तकारी, दस्तकारी का मतलब होता है कि भारत में जो हाथों से जो उद्योग चलते थे पहले के ज़माने में, शुरू में, यानी हमारे मुगलों के काल के समय में यह बात किया जाए तो जो हाथों से बनाने वाले उद्योग थे, जो हाथों पर काम चलते थे, हाथों से हम बनाते थे, मशीन का प्रयोग नहीं करते थे, उन चीज़ों को अंग्रेज़ों ने कैसे यहाँ पे पतन किया, इन चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ने से पहले मैं एक आपको दे दूं इंपॉर्टेंट सूचना कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को, यानी आपके अपना चैनल है ये, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय दस्तकारी उद्योग के विनाश की, कि कैसे भारत में इतने फलता फूलता जो इतिहास हमारा भारत का था, जो कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था, और उसी सोने के चिड़िया को अंग्रेजों ने कैसे विनाश के रास्ते पे कर दिया। अदरवाइज अगर ये सोने की चिड़िया नहीं होती तो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण इतने नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में पैसा है तो वो लोग आक्रमण करते थे। वो उसमें अरबों का आक्रमण हो या मुगलों का आक्रमण हो या दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हो या प्राचीन भारत में शक, यूनानी, जो भी आप कह लीजिए, सबकी आक्रमण हो, इसके पीछे मुख्य कहीं ना कहीं कारण हमारे यहाँ फलता फूलता हमारा उद्योग था और हमारा पैसा था। लेकिन उस फलते फूलते उद्योग को अंग्रेजों ने किस तरह से विनाश के कगार पर पहुंचा दिया और क्यों पहुंचाया, इस चीज़ की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाने वाला हूं आपको, और बिल्कुल कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि आखिर अंग्रेजों ने भारत के उद्योग को क्यों विनाश किया। क्या वो लोग तो आए तो थे व्यापार करने के लिए, यहाँ पे व्यापार की उन्हें जरूरत थी, व्यापारी थे ही, एक संघ के रूप में आए थे, लेकिन यहाँ से वो अंग्रेज भी लेकर गए, भारत से बाहर भी ले गए, कच्चा माल लेकर गए, बेचने ले गए। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उनको धीरे धीरे भारत के ही चीज़ों को उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ पे उन्होंने अपनी कब्जा जमाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इस चीज़ को मैं दोस्तों आज को बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा और आपको एक बिल्कुल यह नया कंसेप्ट मिलेगा, एक नया अवधारणा मिलेगा प्राचीन भारत को लेकर के, जिसको अभी तक बहुत कम लोग आपको ये पढ़ाते हैं कि भारतीय दस्तकारी उद्योग का विनाश कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, तो पहले तो हम इस दस्तकारी उद्योग को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कहते हैं कि भारतीय दस्तकारी उद्योग को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। एक तो शहरीकरण का उद्योग और एक ग्रामीण का हस्तशिल्प। यानी हम अगर बात करें तो आज भी शहरों में हाथों से बनाई वाली चीज़ बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और एक गांव में भी होती है। तो अंग्रेजों ने दोनों पे अटैक किया, गांव वाले पे भी अटैक किया और शहरों पे भी अटैक किया। तो वो दोनों को अलग अलग कैसे अटैक किया और उसका क्या परिणाम निकला, क्या कारण था, आखिर क्यों उन्होंने इसको खत्म करने का प्रयास किया, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शहरीकरण और ग्रामीण हस्तशिल्प। इसमें हम बात कर रहे हैं शहरी हस्तशिल्प का विनाश। यानी शहर में जो हाथ से बनाने वाली जो वस्तु होती थी, जैसे कालीन बनता था, दरी बनता था, कपड़े बनते थे, सूती कपड़ों का निर्माण होता था, इन सब चीज़ों को कैसे अंग्रेजों ने नष्ट किया और क्यों किया, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो उनके विनाश के वजह क्या थे। देखिए, हम कुछ बात कर रहे हैं पीछे से, ध्यान से समझने का प्रयास करना दोस्तों, और मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पे आपको एकदम दिमाग का कंसेप्ट ही बदल जाएगा कि हाँ, किसी ने मुझे अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। कह रहा है कि प्रारंभ में भारत का नागरिक हस्तशिल्प, यानी भारत के नागरिकों द्वारा बनाया गया हस्तशिल्प, हाथों द्वारा बनाया गया सामान अत्यंत विकसित अवस्था में था। इसकी जानकारी मैंने आपको शायद पढ़ेंगे, हम लोग आगे बताएंगे। हमारे यहाँ हड़प्पा से ही दिखता है, हड़प्पा में भी निर्माण का बहुत बड़ा उद्योग था।
मृदभांड हमारे यहाँ बनते थे, इतने खूबसूरत मृदभांड बनते थे कि पूछिए मत, कितने अच्छे अच्छे होते थे। फ्यांस नाम का एक मृदभांड होता था जिसको बनाने में कईयों दिन लग जाते थे। तो हमारी ये हाथ से बनाने वाली जो कलाकारी है ना, ये आज की डेवलप नहीं है, हड़प्पा काल से ही हमारे यहाँ डेवलप होते आ रहा है। और आज भी हमारे यहाँ वर्तमान में हुनर है भारतवासियों में जो बेहतर कर सकते हैं। बस कमी है तो उन्हें एक अवसर की कमी है। ठीक है, तो उसी को चीज़ को हम लोग समझने जा रहे हैं कि प्रारंभ में भारत का नागरिक हस्तशिल्प अत्यंत विकसित अवस्था में था। क्या था जी? बहुत विकसित अवस्था में था। यहाँ की कृतियां दुनिया में प्रसिद्ध थी। हमारे यहाँ की बनी हुई वस्तु जो थी ना, दालिन हो या कालीन हो या फिर अन्य कोई सारी चीजें हो, वस्तु हो, दुनिया में प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड में इसकी बहुत ज्यादा मांग भी थी। ठीक है, तो दुनिया में प्रसिद्ध थी। लेकिन 1760 से 1660 से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संघ में आई थी। हम सीधा हमने कह दिया, बता तो दिया वहां पे, और हम सीधा आगे अंग्रेजों को लेकर के कि अंग्रेज के बारे में ही तो पढ़ना है, तो पीछे का समय को फालतू में वेस्ट ना करें और हम सीधा अपने पॉइंट पे आ जाएं। तो कह रहा है कि 1600, चूंकि कंपनी आई थी यहाँ पे इसी के आसपास में, तो 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना, एक व्यापारिक संघ थी। मैंने पहले बताया था कि पलासी के बक्सर के पहले ये लोग व्यापारी थे, वहां से इन्होंने भारत में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसमें पहला इनका दो मकसद था। आपको मैंने पीछे बताया था दोस्तों, याद रखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि द्वितीय मैंने बताया था कि दो कंसेप्ट था। एक तो भारत से अन्य व्यापारियों को बाहर करना और यहाँ के उद्योग धंधे और दीवानी पर अपना अधिकार जमाना, इनका पहला उद्देश्य था 1757 के पलासी के युद्ध के विजय के बाद, और उसी में लोग आगे बढ़ना चाहते थे। तो वही कह रहा है कि मूलतः एक व्यापारिक संघ थी जो बाहर से बुलियन होता था बाबू, सिक्के को, मतलब पैसे को बोलते थे, अंग्रेज जो लाते थे पैसा उसको बुलियन बोलते थे। वो कैसे होते थे? सोना और चांदी का होता था। ठीक है दोस्तों, बुलियन लाता था, यानी बाहर से बुलियन लाते थे और उसके बदले में भारत से विलासिता के उपकरण खरीद कर ले जाते थे। यानी विलासिता की वस्तुएं जो होती थी, अच्छे अच्छे कपड़े हुए, बाकी अन्य चीजें हुए, मसाले हुए, ये सब सारी चीजें खरीद करके अंग्रेज यहाँ से लेकर के जाते थे और उसके बदले में हमें सोना चांदी बुलियन दे करके चले जाते थे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के बाजार में भारतीय सामानों की काफी ज्यादा मांग थी। अब जो हमारे अच्छे अच्छे जो कपड़े थे, अच्छे अच्छे सामान थे, इनकी ब्रिटिश के बाजार में यानी इंग्लैंड में इतनी मांग थी कि बाबू आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, बहुत मांग थी वहां पे। ठीक है, इससे घबरा कर सरकार ने भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, यहां तक कि खरीदने पर जुर्माना या टैक्स भी लगा दिया। ठीक है, भारतीय सूती वस्त्र का बहुत ज्यादा मांग बढ़ गया था इंग्लैंड में। अब देखिए एक चीज समझिएगा, इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास है। जब अंग्रेज व्यापारी करने आए थे, कच्चा माल यहाँ से लेकर जाते थे लंदन में, वहां बनना शुरू होता था। ठीक है, धीरे धीरे यही कच्चे माल वहां पे जाने शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए। उसके बाद से कुछ समय बाद यहाँ से हाथ से बनाई हुई वस्तुओं को खरीद करके भी वहां लेके जाना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो यहाँ से कच्चे माल यहाँ से वहां लेकर के गए, वहां भी उन्होंने उसको पक्का करने का प्रयास किया इंग्लैंड में, और बना करके इंग्लैंड के बाजार में ही बेचने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि वहां के बाजार में भारत के सामान पूरी तरह से छा गया। जैसे चाइना का सामान हमारे यहाँ छाया हुआ है, अब तो हम विरोध कर रहे हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पे छा गया। अब जब पूरी तरह से भारतीय सामान, भारतीय वस्त्र जो थे वो इंग्लैंड में छा गए, और बढ़िया भी थे, खूबसूरत भी थे, टिकाऊ भी थे, तो उस चीज को वहां के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू किया और वहां पे औद्योगिक क्रांति जैसी कंडीशन बन गई। ऐसे में जो वहां के लोकल वस्त्र थे, जो लोकल चीजें थी, उसका बिकना वहां पे धीरे धीरे बंद हो गया। जब ऐसी कंडीशन आने लगी, और बेटा ये एक दिन की बात नहीं थी, लंबे समय की बात थी। हम बता रहे हैं बलग ये जल्दी जल्दी, लेकिन आपको ये लंबा समय लगा होगा। तो जब वहां पे बाजार में भारतीय वस्त्र का पूरी तरह से डिमांड बढ़ गया, यहां तक कि कहा जाता है कि वहां पर एक व्यक्ति ने लिखा है कि इंग्लैंड में बाथरूम से लेकर के और बेडरूम तक भारतीय सामान छा गया था। इतना समझ लीजिए, इतने वहां पे पॉपुलैरिटी हमारे सामानों की, वस्तुओं की हो गई थी। तो उन लोगों ने सोचा कि कैसे इसको कम किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा महंगा कर दिया, यहाँ तक कि एक एक रुमाल की कीमत 200-200 रुपये कर दी गई ताकि कोई व्यक्ति खरीदे नहीं। फिर भी भारत के वस्त्र को वहां पे बहुत डिमांड हो रही थी। अब इसी डिमांड को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने एक नई नीति चली, क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति हुई। समझना वो ध्यान से इस कंसेप्ट को, कैसे उन्होंने विनाश की कगार पे पहुंचाने का प्रयास किया। यहाँ के सामान गया वहां पे उन्होंने बनाया, मशीन में बनाया, फैक्ट्री में बनाया, बना करके वहां पे बेचना शुरू किया। वहां पे औद्योगिक क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने देखा कि वहां पे तो पैसे भी उनके पास बहुत हो गए। जब वहां पे पैसे भी हो गए तो उसी पैसे को उन्होंने क्या किया, एक नया प्लान किया। कहा कि जो सामान हम इंडिया से खरीदते हैं
और खरीद करके लंदन में लाते हैं और लंदन में ला करके यहाँ पे फैक्ट्री में बनाते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, फिर इसी बाजार में बेचते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम क्या करें, हम यह सामान इंडिया से बाहर लाए ही नहीं, हम यहीं से मशीन वहाँ लेकर चले जाएं और वहाँ पे जो हमारे आने और जाने का जो पैसा खर्च हो रहा है उसको हम यहाँ से लेकर चले जाएं मशीन को, और वहीं पे फैक्ट्री लगा दें। और फिर जब वहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे तो ये क्या होगा, वहाँ पे सस्ता मजदूर भी मिलेगा, और जो लोग व्यक्ति हाथ से कपड़ा बना रहा है ना, उस कपड़े के जगह पे हम मशीन से बनाई हुई वस्तुओं को देना शुरू करेंगे और लोगों को अपनी फैक्ट्री में रखना शुरू करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि जब मशीन से बनाई हुई जो वस्तु होगी वो सस्ती होगी, और जब वह वस्तु सस्ती होगी, वह कपड़ा सस्ता होगा, तो लोग सस्ता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। और ऐसे में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, भारत की वस्तु को, भारत के हस्तशिल्प के उद्योग को नष्ट करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई वस्तु सस्ता मिलने लगेगी तो महंगा कोई खरीदेगा नहीं, जब कोई महंगा खरीदेगा नहीं तो व्यक्ति वो बनाएगा नहीं, जब बनाएगा नहीं तो वो सामान का विनाश हो जाएगा, और जब विनाश हो जाएगा तो फिर मेरा ही सामान जो होगा वो मार्केट में छा जाएगा। यही सोच करके अंग्रेजों ने द्वितीय चरण में क्या किया, उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण में उन्होंने फैक्ट्री यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया और लगा करके यहीं पे वो सामान बनाने लगे। अब जो हमारे यहाँ जो कारीगर थे उनको उन्होंने शहरों में बुला लिया, बुला करके पहले तो रेट सही दिया, बाद में उनको रेट कम देने लगे और कहा कि अगर काम करना है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब वो व्यक्ति अपना अपना सामान बनाना तो भूल गया था, अपना सामान बनाना छोड़ दिया था, और शहरों में जाने के बाद उसे कम रेट मिलने लगे। ऐसे में व्यक्ति बिल्कुल फंस गया, दुविधा की स्थिति में फंस गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, मजबूरी में उसे कम दाम में काम करना पड़ा। ऐसी स्थिति में भारत की हालात भी खराब हुई, गरीबी भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी, ठीक है, भूखमरी की भी स्थिति आई, और हमारे उद्योग धंधे भी धीरे धीरे नष्ट हो गए, और अंग्रेजों के उद्योग धंधे भारत में फलते फूलते गए, उन्हें बड़ा सा बाजार भी मिलता गया और यहीं बना करके यहीं पे बेचने भी लगे, और यहाँ से बना मतलब सिर्फ पैसा यहाँ से लंदन लेकर जाने का प्रयास किया। तो बेटा ये रणनीति थी उनकी, इस रणनीति के वजह से भारत के हस्तशिल्प का पतन होना अनिवार्य हो गया। कुछ मेरे दिमाग से आपको लगता है कि समझ में आया होगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में और आएगा। ये चीज़ें आपने समझ लिया, तो यही कह रहा है कि इससे घबरा करके, इतनी भारत की वस्तु वहाँ बिक रही थी, घबरा करके सरकार ने भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि खरीदने पर जुर्माना भी लगा दिया कि कोई व्यक्ति खरीदता है तो जुर्माना भी लगेगा। एक रुमाल के लिए वहाँ पे 200 पाउंड भी एक बार जुर्माना लग गया था एक व्यक्ति के ऊपर। ठीक है दोस्तों, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब ये कंडीशन वहाँ होती है तो भारत में वो लोग आते हैं। अब तो कह रहा है कि भारत में कंपनी ने जुलाहों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ के जो जुलाहे जो काम करते थे, जो सूती वस्त्र बनाते थे, उन पर अत्याचार किया और कम मूल्य पे वस्त्र तैयार करने को कहा कि कम पैसे पे तैयार कीजिए। इससे बुनकर पे दबाव बढ़ने लगा और वे काम छोड़ करके मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। उसी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे जो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी तो फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी सामान के लिए, और दूसरी तरफ इनको क्या कर दिया कि आप जो हमारे यहाँ मजदूर बनाते थे उनको कहा कि कम पैसे पे हम खरीदेंगे। अब कम पैसे पे उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने जब पेट ही नहीं चलेगा तो सामान बनाने से क्या फायदा, तो छोड़ करके मजदूरी करने लगे और फिर उन्हीं के फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रहे हैं और उन्हीं का वस्त्र बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, अपना वस्त्र बनाना छोड़ दिया, दूसरे का वस्त्र बनाना शुरू कर दिया, मजबूरी हो गई उनकी। और इसी मजबूरी में हमारे देश के कारीगर जो थे बेटा फंस गए और हम दरिद्रता का शिकार हो गए, गरीबी का शिकार हो गए, बेरोजगारी का शिकार हो गए, भूखमरी का शिकार हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि भारत की लूट से इंग्लैंड में पूंजी का संचय होने लगा। मैंने पहले बताया कि यहाँ से इतनी लूट होने लगी उनको कि वहाँ पे इकट्ठा होने लगा। परिणाम स्वरूप वहाँ औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई और भारतीय हस्तशिल्प का पतन होने लगा। जब वहाँ पे हुई औद्योगिक क्रांति तो उसको बना करके वहाँ पे बेचा जाने लगा तो भारत के वस्त्रों को कम आयात किया जाने लगा। अब ऐसे में वो अपना मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए भारत के मार्केट को खराब कर दिया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि हस्तशिल्प बर्बादी के कारण क्या थे। अब तो आपको कंसेप्ट में आ गया होगा कैसे उन्होंने क्या किया। अब उसके पीछे कारण क्या था, पहला कारण देखते हैं हम लोग। कहा कि अंग्रेजी शासन के चलते देसी रजवाड़े समाप्त हो गए। अब देखिए, हमारे यहाँ जो रजवाड़े होते थे ना, राजा महाराजा, वही तो हमारे कपड़े खरीदते थे, वही तो हमारे वस्तुओं खरीदते थे और हम उनके लिए बनाते थे, हमें पैसा मिलता था। अब उस रजवाड़ों पर तो अधिकार अंग्रेजों का हो गया, छोटे छोटे राज्यों का पतन हो गया। आपने पहले ही पढ़ा है कि बंगाल हो या मराठा हो या बाकी चीज़ों को अंग्रेजों ने लूट लिया, अपने मिला लिया। अब ऐसे में उनका शासन हो गया, उनका कपड़ा तो इंडिया में था ना, इंग्लैंड से बन के आ रहा था। तो बेटा ऐसी स्थिति में हुआ ये कि भारत के रजवाड़ों की समाप्ति हो गई। जब वो समाप्त हो गई तो भारत के उद्योग ऑटोमेटिक ही नुकसान की कगार पे पहुंच जाएगा। ये एक कारण था। तो कह रहा है कि जो इस उद्योग के सबसे बड़े खरीदार थे और वही हमारे खत्म हो गए, तो भारत में ये उद्योग खत्म होने लगा, पहला कारण। दूसरा कह रहा है कंपनी का स्वार्थ व्यापार में इसलिए व्यापार में था, क्या था,
स्वार्थ उनका व्यापार में था, प्रॉफिट में था, इसलिए यहाँ उद्योग को नष्ट करने पर तुले थे। यहाँ के उद्योग को बर्बाद करना चाहते थे ताकि हम बेहतर का बेहतर व्यापार करें यहाँ से। अब कह रहा है कि 1813 में चार्टर एक्ट के माध्यम से, जो आपको मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग संवैधानिक विकास करेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, हालांकि पहले भी मैंने एक बार चर्चा कर चुका हूं इसको। तो ये कह रहा है कि 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर अंग्रेज व्यापारियों के मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता की आजादी दे दी। अब 18 में जो था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, 13 तक यही नियम बन के आ रहा था, लेकिन यहाँ पर यह नियम को तोड़ दिया गया और कहा गया कि अब तो कोई भी व्यक्ति लंदन का आकर के व्यापार कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब मुक्त व्यापार की नीति हो गई और व्यापार ज्यादा होने लगा, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई और उसमें भारत की जो वस्तुएं थी वो बिछड़ गई और इसका पतन का कारण बन गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा, कागज उद्योग का नुकसान हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में हम उसी कागज का इस्तेमाल करना है जो इंग्लैंड से आ रहा है, भारत का बनाया हुआ कागज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंग्लैंड से लाए हुए कागज का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे की स्थिति में भारत के कागज का उद्योग विनाश हो गया। लकड़ी के कोयले का भी प्रयोग होना, लकड़ी के कोयले का प्रयोग हो गया तो ऐसे में भट्टी का काम खत्म हो गया, भट्टी का काम खत्म हो गया तो हमारे यहाँ उद्योग धंधा धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तो इस प्रकार से 5 ऐसे कारण थे जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे हस्तशिल्प के उद्योगों को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ लिया और हम पतन की तरफ चले गए। अब आ रहा है बेटा ग्रामीण शिल्प उद्योग। ये तो शहरों का था, अब ग्रामीण में कैसे हुआ? तो कह रहा है कि ग्रामीण शिल्प उद्योग भारत का आत्मनिर्भर और ग्रामीण अर्थतंत्र का औद्योगिक पक्ष था। इससे गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, मतलब गांव डेवलप होता था। गांव में श्रम विभाजन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में ही था, मतलब शुरुआती दौर में लोग काम करते थे। कारीगर कुछ समय खेती में लगा लेते थे और कुछ समय कारीगरी में, मतलब ये कारीगर है तो कुछ समय अपना खेती में करके खेती भी कर लेता था और कुछ कारीगरी से अपना सामान बनाता था, उसको बेच भी लेता था, बेच से कमा भी लेता था। इससे हमारा गांव क्या था, आत्मनिर्भर था और चल रहा था। सूत काटने का कार्य भी कर लेते थे लोग। अब इसी हिसाब से हमारे गांव का काम चल रहा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग के पतन के क्या कारण थे, क्यों गांव के भी पतन होने लगे। तो अब समझिएगा इस चीज को। कह रहा है कि ब्रिटेन की मशीन से बनी सस्ती वस्तुओं को की भारत में जो बाढ़ आ गई, इससे ग्रामीण शिल्प का पतन हो गया। अब हम जो अपने हाथों से जो वस्तु बनाते थे पहनने वाले, उसकी जगह पे क्या हो गया, मशीन से बना हुआ वस्तु आने लगा। जो मैंने बताया ना, शहरों में भी आया, गांव में भी आया। अब गांव में जब आया तो उसको पतन हो गया। छोटा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कितने लोग आज भारत में हैं जो हमारे यहाँ का सूती का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, यानी धोती कुर्ता पहनते हैं। अक्सर हम जाते हैं बाजार में, 1000 रुपये लेके जाते हैं और 3 जीन्स खरीद कर लेके चले आते हैं। जीन्स क्या है, भारत की विदेशी कपड़ा है वो, तो हमारे लिए वो सस्ता पड़ता है। 1000 रुपये में तो भारत का कपड़ा भी नहीं मिल पाएगा, सूती कपड़े का हम लोग का। तो 1000 रुपये में वहाँ 3 जीन्स मिल जाता है, तो इसलिए हमारे लिए वो सस्ता बनता है। तो हम भारतीय उद्योग को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, बाहर की चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो प्रतिस्पर्धा में सस्ता है। ठीक उसी तरह से वहाँ भी उस समय होना शुरू हुआ। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है बेटा कि बाजार में हस्तकरघा उद्योग का भी पतन हो गया। हाथ से बनाने वाले जो काम होते थे उसका पतन हो गया, क्योंकि उसकी जगह पे मशीन के कपड़े बनने लगे, मशीन से सारा काम होने लगा। तो मशीन की जगह पे हाथ को कौन करेगा, क्योंकि हाथ वाला सामान तो महंगा मिलेगा, मशीन वाला सस्ता मिलेगा और लोग सस्ते की तरफ आकर्षित होना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि गाँव का आर्थिक रूपांतरण भी हो गया। गाँव में जो खेती, पारंपरिक खेती होती थी, उस जगह पे चाय, गन्ना, इसके अलावा कॉफी की खेती, नील की खेती, ये सब जो चेंजेज हुए ना, और ये चेंजेस अंग्रेजों के लिए बेनिफिट थे, इसलिए गांव का भी प्रक्रिया टूटने लगा। उसके बाद सस्ते सिंथेटिक रंगों के आयात से भी गांव के रंगों का पतन हो गया। गांव में जो रंग कलर हमारे यहाँ बनता था नील की खेती से, उससे वहाँ पे सिंथेटिक कलर आ गए, तो उस कलर का मांग ज़्यादा बढ़ने लगा, हमारा कम हो गया, वो सस्ता भी था। अगला कह रहा है कि रोशनी के लिए केरोसिन तेल आने से तेली की स्थिति खराब हो गई, यानी अब केरोसिन तेल आ गया तो हमारे यहाँ जो तेल पेर करके जो तेल बनाते थे लोग, उनका जो रोजगार था वो भी रोजगार खत्म हो गया। धातु के बर्तन आ जाने से मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कम हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों गांव की स्थिति भी खराब हुई हमारी, इन कारणों से, जिनको अंग्रेजों ने अपने यहाँ लाने किया, क्योंकि वो तो बाजार ढूंढ रहे थे ना। अब भारत बहुत बड़ा बाजार था और इस बाजार में सस्ते रेट पे कोई भी सामान वो ला रहे थे और हमारी मजबूरी हो रही थी कि हमारा सामान बिक नहीं रहता महंगे रेट पे, सस्ते में हमारा पेट नहीं पल रहा था। अब मान लीजिए कोई सामान को बनाने में ही 15 रुपया लग जाए तो हम 13 रुपये में कैसे बेचेंगे उसको? निश्चित तौर पर हम 15 नहीं तो कम से कम 16 रुपये में तो जरूर बेचेंगे, कम से कम मूलधन तो मिले हमें। लेकिन मूलधन भी नहीं मिल पा रहा था और उसके जगह पे सस्ता सामान वो लगातार ला रहे थे अंग्रेज, इसीलिए हमारा सब कुछ पतन धीरे धीरे होता जा रहा था। और इसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि हमारे भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता, ये सब हमारे यहाँ उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 2 माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास किया इस टॉपिक को, कि एक गांव का हस्तशिल्प कैसे बर्बाद हुआ और शहरों का कैसे हुआ और कैसे अंग्रेजों ने रणनीति के साथ ये काम करने का प्रयास किया। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं
हस्तशिल्प का पतन, यानी कह रहा है ना टॉपिक क्या है, भारतीय दस्तकारी उद्योग का विनाश अंग्रेजों ने कैसे किया। मेरे ख्याल से आपको निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब यही चीज जब वो लोग यहाँ से बाहर लेके जा रहे थे पैसा, उसी चीज को भारत में एक व्यक्ति ने देखने का प्रयास किया, जबकि वो बार बार ये कह रहे थे अंग्रेज। अब अगला कंसेप्ट समझने का प्रयास किया, जिसको मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या इसमें है, उसका नाम है धन का पलायन, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो अब क्या हो रहा था कि ये अंग्रेज कह रहे थे कि हम तो भारत में पैसा लगा रहे हैं, आप बताइए कि भारत का ही पैसा, भारत में ही खरीदा कच्चा माल, उसी कच्चे माल को यहीं से बनाया और यहीं पे बेच दिया, तो क्या वो पैसा लगाया, प्रॉफिट तो लेके चला गया। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं तो यहीं पे लगा रहा हूं ना, ये चीज कह करके वो कहते थे कि हम पैसा हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में बेटा वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, पैसा यहाँ से पलायन कर रहे थे। इस चीज को जानने के लिए हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। नौरोजी साहब ने इसको समझने का प्रयास किया। 10-15 साल के अपने अथक प्रयास के बाद उन्होंने देखा कि ना 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 ना, ना, ये जो अंग्रेज कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो कर ही नहीं रहे हैं, ये तो यहीं का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर से ला नहीं रहे हैं, यहीं के पैसे से यहीं सामान खरीद रहे हैं और यहीं पे टैक्स वसूल रहे हैं बंगाल से, उसी पैसे से यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं और उस पैसे को लंदन में ले जाकर के बेच रहे हैं। तो अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं यहाँ पे। और इसी नियम को उन्होंने क्या नाम दिया, धन का पलायन कहा, और कहा कि ये अंग्रेज यहाँ से पैसा लगातार ले जा रहे हैं। और उन्होंने अपने अपने अलग अलग किताबों के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया। बस इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से 2-3 किताबें हैं उनकी पूछी जाती है, और ये कौन सा सिद्धांत दिया था ये पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कह रहा है कि धन की निकासी का अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल, मतलब बिना किसी पैसे का और उत्तरदायी के दिए जाते थे। मतलब उसका कोई हमें भारत को फायदा नहीं मिलता था, और वो सारा कहाँ जाता था, लंदन चला जाता था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ये दोस्तों 2 चीज याद रखिए, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। पहला कि इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और कहाँ पे दिया था, तो अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था उनका पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किए कि इंग्लैंड भारत से धन ला रहा है और उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। ये किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने ही वहां के एसोसिएशन में बोला था 1867 में कि लंदन से जो है ना, लंदन जो है भारत से सामान तो ला रहा है इंडिया से यहाँ पे, लेकिन उसके बदले में इंडिया को कुछ दे नहीं रहा है। और उसमें किताब थी उनकी, उसी में उन्होंने बताया था, एक लेख था जिसका नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ये भी याद रखिए किसका है, इनका। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को याद रखिएगा, इंग्लैंड डेट टू इंडिया को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के माध्यम से उन्होंने बताया। एक आगे चल करके व्यक्ति थे जिनका नाम था आरसी दत्त, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत से पैसा बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। कह रहा है कि धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान है। याद रखिए ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका नाम की एक किताब थी, एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, वो उसने धन निकासी का बड़ा विरोध किया था। ये गरम दल की पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी ने, यानी दादा भाई नौरोजी ने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में अंग्रेज क्या कर रहे हैं, यहाँ से धन का पलायन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं भले पैसा लगाना, लेकिन लगा नहीं रहे, यहाँ से पैसा लेकर के जा रहे हैं। अब तो इसको उन्होंने रख दिया, स्वीकार भी कर लिया कांग्रेस का अधिवेशन में। 1905 में नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने इसी आधार पर स्वशासन की मांग की। नहीं भैया, मुझे अपना स्वशासन चाहिए। पहली बार स्वशासन शब्द का इस्तेमाल करने वाले कौन व्यक्ति थे जी, तो 1905 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। कई बार ये क्वेश्चन आधुनिक भारत में ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। रेलवे का विकास भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया गया कि कच्चे माल के स्थानों को बंदरगाहों तक जोड़ा जाए, जिससे अधिक से अधिक पूंजी ब्रिटेन ले जा सके। कहने का मतलब मैंने पीछे बताया था कि अंग्रेजों ने रेल का भी विकास किया ना, वो अपने फायदे के लिए, कि दूर दराज में जो कच्चा माल था ना, उसको हम ट्रेन के माध्यम से बंदरगाह तक पहुंचा दें और फिर बंदरगाह से जहाज पर लाद करके उसको हम इंग्लैंड लेकर चले जाए। यही सोच करके भारत में उन्होंने अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया था 1853 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये उनके लिए फायदा रहा, लेकिन बाद में चलकर इसका इस्तेमाल हमने 1857 की क्रांति में भी कर लिया। कई बार होता है ना जी
कि हम कोई काम अपने फायदे के लिए तो करते हैं, लेकिन उससे दूसरों को भी फायदा हो जाता है। तो उसी तरह अंग्रेज ने अपने फायदे के लिए तो ट्रेन बनाई, बिछाई, चलाई, लेकिन फायदा उसका हमें भी हो गया। कह रहा है कि विश्व युद्धों में यह धन निकासी और भी तेजी से हो गई। जब 1914 से लेकर 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चला, तो उस दौरान और भी धन का निकासी बड़ी तेजी से अंग्रेजों ने किया। यहाँ से दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी को देश की गरीबी के कारण बताया कि हिंदुस्तान अगर गरीब हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से पैसा सब बाहर जा रहा है, पैसा यहाँ पे आ नहीं रहा है इसके बदले में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ किताबों के माध्यम से धन पलायन के सिद्धांत को बताया और इसे आर.सी. दत्त ने समर्थन किया और अमृत बाजार पत्रिका ने पूर्ण रूप से इसका विरोध किया था। अब दो इनका किताब है वो याद रखिएगा। एक 1870 में किताब थी द वाट्स एंड, और नीचे मैं लिखा हूँ मीन्स ऑफ इंडिया, ये किताब थी, याद रखिए, पूछा आता है। और एक किताब थी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी पूछा आता है। और इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिया। एक तो हमने शिल्प का पतन कैसे अंग्रेजों ने किया, दूसरा धन का पलायन कैसे हो रहा था। यहाँ से लगातार चीजें लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसके बदले में हमें कोई चीज मिल नहीं रहा था। 10 रुपया आ रहा था और 11 रुपया यहाँ से जा रहा था। इसी को हम लोग धन का पलायन कहते हैं। और ये दो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें दो टॉपिक और बचा हुआ है दोस्तों। 6 टॉपिक हमें पढ़ना था, 2 टॉपिक हमने पहले 2 वीडियो में पढ़ा था, 2 टॉपिक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया, और 2 टॉपिक बचा हुआ उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर दोस्तों, अगर आपने तीनों वीडियो को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, आज का लेकर के और आने वाले वीडियो को आप समझते हैं, 4 वीडियो को आप समझ करके देखते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव को समझ में आ जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटने का प्रयास किया, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और अपने ऊपर ला करके रख दिया कि मैं ही आपका दाता हूं, मैं ही आपका विकास कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए पूरी तरह से, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मुझे आपसे फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। और एक लाइक तो सर बनता ही है, जितना क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने घर में बैठे हुए, और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरे मेहनत से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएँ, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएँ, आप अपने सक्सेस को प्राप्त कर पाएँ। तो इसके लिए दोस्तों एक तो लाइक बनता ही है, एक लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।